वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। कुछ आज की न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ शिक्षक संबंधी और आपके यूपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित, और उसके बाद दंपति के 2 से अधिक बेटियां होती हैं तो उसके लिए प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, उससे संबंधित, और उसके बाद मेधा सूची में मिलान से संबंधित शिक्षक के जो मेधा सूची जो बन रहे हैं उसमें जो रिजल्ट है और मेधा सूची जो बनाए गए हैं उसमें मिलान किया जा रहा है। जो सही पाने जाते हैं, जो साक्ष्य हो उसको ही अपनाया जाएगा, तो उससे संबंधित न्यूज़ है। तो देखते हैं सबसे पहले जो आज के लिए जो पॉजिटिव खबर है उसको देखते हैं। दंपति के और उसके बाद साथ में कोरोना से संबंधित है, जो एंटीबॉडी बनता है उससे संबंधित है। तो देखते हैं, दंपति की 2 से अधिक बेटियां को भी प्रवेशिका उत्तर में छात्रवृत्ति। राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता पिता के केवल 2 पुत्रियों को ही प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि यह नियत पुत्रियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल की मार्गदर्शिका में ही किया गया है। इसके मुताबिक आवेदक के माता पिता के केवल 2 पुत्रों को ही प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है। मायने यह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आवेदक के माता पिता के 2 से अधिक पुत्रियों के साथ ही 2 से अधिक पुत्रों को भी प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के अस्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए संचालित है। इसके लिए हाल ही पोर्टल का शुभारंभ हुआ। प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल PMSP की मार्गदर्शिका के मुताबिक यह जरूरी है कि आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो। प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा आवेदक के माता पिता या अभिभावक को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 20-21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय जो है वो 2,50,000 रुपये तक ही होना चाहिए। तो इस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के माता पिता या अभिभावक को वित्तीय वर्ष 19-20 एवं 20-21 के लिए सभी स्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है। हालांकि भविष्य में माता पिता या अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा। प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए जाने का प्रावधान है। प्रवेशिका उत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल PMSP की मार्गदर्शिका में यह प्रावधान भी है कि एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर संबंधित छात्र छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप ISC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद IABA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद BCom एवं MSc करने के बाद MA कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यह है यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के संबंध में। शांतिपूर्ण हुआ यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा। तथ्यात्मक एवं अवधारणा पर आधारित थे प्रश्न पत्र, M रहमान का कहना है। अगली खबर की ओर देखते हैं। यूपीएससी पीटी में आधे परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 105 से 110 तक जाने की संभावना है। प्राचीन इतिहास से पूछे गए ज़्यादा प्रश्न। मिलर हाई स्कूल की यूपीएससी परीक्षा से ये सब विद्यार्थी निकल रहे हैं। प्रश्न जो पूछे गए थे मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से, करंट अफेयर से भी परेशान किया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित थे। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का था। सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की संख्या जो थी वो 100 थी और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित थे। एक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाने का प्रावधान था। प्रश्न तथ्यात्मक था, अवधारणा आधारित है। जिन विद्यार्थियों ने
NCERT का गहनता से पूर्वक अध्ययन किया होगा, निश्चित रूप से उसकी परीक्षा अच्छी गई होगी। सिविल सेवा तर्क शक्ति परीक्षण की अगर बात की जाए तो प्रश्न गणित, तर्क शक्ति तथा परिच्छेद पर आधारित थे। परीक्षा इस बार जो है तथ्य पर आधारित ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। इसमें करंट अफेयर के सवालों ने भी परीक्षार्थियों को परेशान किया। वहीं सबसे ज़्यादा प्रश्न प्राचीन इतिहास के पूछे गए। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से कुल 20 प्रश्न थे। वहीं भूगोल में 10 से 12 प्रश्न, राज्य व्यवस्था में 17 से 18 प्रश्न, अर्थव्यवस्था में 15 से 18 प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 15 से 18 प्रश्न, पर्यावरण तथा कृषि में 5 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। इतिहासकार और परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रहमान ने बताया कि समान अध्ययन के प्रश्नों में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यावरण तथा समसामयिक विषयों से प्रश्न पूछे गए। सामान्य वर्ग के छात्रों का कट ऑफ 105 से 110 तक होने की संभावना है। पटना में 89 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी जो है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा के दौरान मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु ले जाने पर रोक थी। अगली खबर देखते हैं। फर्जीवाड़े की आशंका पर अधिकारी सतर्क हो गए हैं। DEO और DPO को निर्देश मिला है। तो शिक्षक नियोजन जो हो रहा है, शिक्षक नियोजन में फर्स्ट काउंसलिंग और सेकेंड काउंसलिंग जो हुए हैं, यानी शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण के जो 2 चरणों में काउंसलिंग जो हुआ है, उसमें चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से पहले अंकों का मिलान होगा। जिला नियोजन कोषांग में इसकी जांच कराई जाएगी। चुने गए अभ्यर्थियों की ओर से नियोजन को दिए गए प्रमाण पत्रों में अंकों का मिलान संबंधित नियोजन इकाई की ओर से जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध कराई गई अंतिम मेघा सूची के अंकों से होगा। अगर इसमें अंकों की गड़बड़ी या हेरफेर होती है तो संबंधित नियोजन इकाई पर कार्रवाई होगी। वहीं अगर सत्यापन अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने DEO DPO के निर्देश दिया कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। इसमें आय, आवासीय से लेकर जाति समेत अन्य तरह के दस्तावेज का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। जिले में कुल 2007 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया में संसाधन की कमी बाधा बन रही है। चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया जिले में काफ़ी धीमी है। अभी 400 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं किए जा सके हैं। नियोजन कोषांग एवं संसाधन और की कमियों के बाधा बन रही है। एक चयनित अभ्यर्थी से जुड़ी 12 से 14 प्रकार की जानकारी अपलोड करनी है। 5 प्रखंडों की चयनित की प्रक्रिया पूरी हो की गई है। हालांकि 1 घंटे में 3 से 4 जानकारी ही अपलोड हो रही है। समेकन के बाद बोर्ड, विश्वविद्यालय और संस्थान वार सर्टिफिकेट की छटाई होगी। इसके बाद मैसेंजर से वेरिफिकेशन होगा। बाहर के बीवी और यानी विश्वविद्यालय या बोर्ड से विशेष दूत भेजकर वेरिफिकेशन का निर्देश है। लेकिन जिले में सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए रजिस्ट्री का सहारा लिया जाएगा। पहली चयन सूची से नामांकन, देखिए ये तो क्या कहते हैं, ठीक है, DLED से संबंधित है। जिले के 4 शैक्षणिक कॉलेजों में DLED शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हुई है। यह पटना से मुजफ्फरपुर से संबंधित है। प्रक्रिया जो है सोमवार को शुरू हुई। डाइट, रामबाग, PTEC चंदवारा, PTEC पताही और PTC पखरेरा में कॉलेज की ओर से जारी पहली चयन सूची के आधार पर पहले दिन विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों का नामांकन होगा। अगली खबर देखते हैं। मेगा सूची में और प्रमाण पत्र के अंकों में मिलेगा अंतर, है ना। तो यही खबर, चयनित प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। अंकों में अंतर सामने आने पर नियोजन कोषांक में हरकंप है। 62% अंक है प्रमाण पत्र में, तो 72% मेघा सूची में। ये कैसे संभव है देखिए, लेकिन ऐसा है, पाया गया है। अतिरिक्त विषय का अंक जोड़ने में भी गड़बड़ी किया गया है। तो ये DEO जो है अब्दुल समान अंसारी, इन्होंने इस पर ध्यान दिया है। अगली खबर की ओर देखते हैं। ये जो है पॉजिटिव खबर है, हमारे शरीर कोरोना के संबंधित है।
जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ रहा है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसे हम लोग को जानना चाहिए निश्चित रूप से। सप्ताह की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ। विशेषज्ञ बोले एंटीबॉडी ज़्यादा बनने और ज़्यादा दिन तक रहने से संक्रमण के खतरे का कोई संबंध नहीं है। टीके के बाद एंटीबॉडी कब तक रहती है इससे फर्क नहीं। टी सेल्स की मेमोरी में आ जाती है कोरोना से लड़ने की ताकत। तो देखिए टी सेल्स क्या होती है वो ही हम लोग जानेंगे इस खबर में। दुनिया भर में कोविड वैक्सीन तेज़ी से हो रहा है। इसके लिए साथ ही एक बहस भी तेज़ी से उभरने लगी है कि हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया कि कोरोना से संक्रमित होकर ठीक होने वाले में बीमारी से लड़ने वाली एंटीबॉडी जो होती है वो उसकी मात्रा वैक्सीनेशन के बाद बनने वाले एंटीबॉडी से ज़्यादा होती है। यही नहीं, संक्रमण के बाद बनने वाली एंटीबॉडी ज़्यादा समय तक बनी रहती है। यह सवाल ऐसा है जो वैक्सीन लगवाने वाले हर व्यक्ति को चिंता में डालता है। मगर वास्कर ने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने एक मत से कहा कि शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा के आधार पर संक्रमण के खतरे को नहीं आंका जा सकता है। यही नहीं, एंटीबॉडी ज़्यादा दिनों तक बने रहने से फर्क नहीं पड़ता। वैक्सीनेशन या संक्रमण दोनों के ही बाद शरीर के टी सेल्स की मेमोरी एवं एंटीबॉडी बनाने वाले तत्व आ जाते हैं। भविष्य में संक्रमण की स्थिति में टी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई देशों में नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी पर अध्ययन में कोई भी ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वैज्ञानिक बोले बीमारी सिर्फ 1.5 वर्ष पुरानी संक्रमण और वैक्सीन से बनने वाले एंटीबॉडी की तुलनात्मक अध्ययन का कोई ठोस निष्कर्ष टी सेल्स की मेमोरी दोनों बनाती है। वैक्सीन की एंटीबॉडी खास वेरिएंट के खिलाफ बनती है। एम्स के मेडिसिन विभाग के एसओ प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल का कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि किसकी एंटीबॉडी लंबे समय तक रहती है। हाँ, संक्रमण के बाद बनने वाले एंटीबॉडी ज़्यादा कारगर है क्योंकि यह एंटीबॉडी कई तरह के एंटीजन के खिलाफ बनती है, यानी एंटीजन से लड़ती है वो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी शरीर में रहे या कम हो जाए क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आईसीएमआर के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर समीरन पांडा, कहते हैं कि एंटीबॉडी कम होने से फर्क नहीं पड़ता। एंटीबॉडी बनने के बाद जो मेमोरी सेल्स पैदा होते हैं उनमें इम्यूनिटी रहती है, यानी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। यह कब तक रहती है यह स्पष्ट नहीं है। दूसरे वायरस के अनुभव बताते हैं कि यह वर्षों तक रह सकती है। टी सेल्स इम्यूनिटी रहे तो संक्रमण हल्का ही रहेगा। देखिए आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक है ये डॉक्टर रमन गंगा खेरकर, कहते हैं कि संक्रमण खत्म होने के बाद एंटीबॉडी खत्म हो जाती है। भविष्य में संक्रमण हो तो टी सेल्स की मेमोरी एक्टिवेट और एंटीबॉडी बनाती है। टी सेल्स इम्यूनिटी के बाद भी संक्रमण का खतरा रहेगा, लक्षण हल्के होंगे। इम्यूनिटी के अवधि वैक्सीन और वायरस वेरिएंट पर निर्भर करता है। देखिए ये नेशनल कोविड टेक्निकल टास्क फोर्स के सदस्य हैं जिनका नाम है प्रोफेसर श्रीनाथ रेड्डी, कहा कि संक्रमण में वायरल लोड ज़्यादा हो तो इम्यूनिटी लंबे समय तक रहती है। किसी को इन्फेक्शन हुआ, उसने वैक्सीन भी लगवाई तो 1 वर्ष से ज़्यादा इम्यूनिटी रहेगी। इम्यूनिटी की अवधि वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर निर्भर है। तो इसी के साथ फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ टेक्निकल न्यूज़ लेके आएंगे, टेक्निकल से और व्हाट्सएप वगैरह कैसे यूज करें, हम ऑनलाइन कैसे घर बैठे इनकम कर सकते हैं मोबाइल से, इन सारे वीडियो को हम आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद शिक्षक संबंधी जो भी रोजगार है पूरे भारत और बिहार में प्राइवेट स्कूल में, जिसमें अच्छी खासी 50,000 से 1 लाख तक का सैलरी दी जाती है, हम मोबाइल से कैसे घर बैठे 50,000 से 1 लाख रुपया मंथली कमा सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कमाया जा सकता है। उसके बाद योजना संबंधी हम लोग न्यूज़ लेकर के आते हैं। जो भी योजनाएं हैं जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो हम लेके आते हैं। तो आपसे हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में किस तरह का वीडियो पसंद करना चाहेंगे।
आप निश्चित रूप से कमेंट करें और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें। धन्यवाद।